हमने प्रीवियसली जो बात की थी इसमें हमने ये समझ लिया था कि ठीक है डेटाबेस का पूरा ओवरव्यू क्या था और इसमें कुछ टॉपिक्स थे जो हमको अब इम्प्लीमेंट करने हैं, जैसे कि पाइथन को इंस्टॉल करना, जैम सर्वर हमको मिलेगा, जैम सर्वर को इंस्टॉल करना, सेट करना। इसके साथ में डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हमें डेटाबेस कनेक्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, एक पिप मैनेजर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, साथ में जैम सर्वर और उसको सेटअप करना और उसको चालू करना। तो इसको हम वन बाय वन पहले देख लेते हैं, ये सेटअप पूरा, और इसको कनेक्ट करने के बाद में फिर हम डेटाबेस की क्वेरीज लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम पिप पैकेज के थ्रू इंस्टॉल कर ले माई सीक्वल कनेक्ट करके, एक हमको लाइब्रेरी मिलती है, लेकिन उससे भी पहले हमको चाहिए है डेटाबेस। अब पाइथन के अंदर पहले से माई सीक्वल एसक्यूएल लाइट 3 जो है वो मिलता तो है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसका इंटरफेस जो है इसी एडिटर के साथ ही हमें मिलता है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है एट स्टार्टिंग में करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र से हमको चाहिए है जैम सर्वर, तो इसके लिए हमने जैम्प लिखा। जैम्प लिखने के साथ में जो सबसे पहला लिंक आता है इसी को हमें डाउनलोड करना है, जैसे ये जैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाची। ये लिनक्स पे भी चलता है और विंडोज़ भी चलता है और शायद मैकबुक पे भी चलता है। तो इस पे जाके सबसे पहले हमको जैम सर्वर चाहिए है। जैम सर्वर क्योंकि हमको जो माई सीक्वल यूज करना है हम वो PHP माई एडमिन के थ्रू यूज करने वाले हैं। सारे डेटाबेस कुछ हद तक उनकी कनेक्टिविटी का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन जब हमको कनेक्शन कराना होता है तो पैरामीटर्स सेम ही होते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम यहाँ से जैम सर्वर को इंस्टॉल करें। जब इसको इंस्टॉल करोगे, जब डाउनलोड कर लोगे, और डाउनलोड करने के साथ में जब इसको इंस्टॉल करना होगा, तो इंस्टॉल करने के बाद में इसका यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो दिख रहा होगा, अभी ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो जाए, पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ से सिंपली इंस्टॉल का ऑप्शन मिले, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जैम सर्वर को सिंपली इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद में जब इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पे मॉड्यूल में है तो टोटल 5 चीज़ें, लेकिन हमको चाहिए है अपाची सर्वर एंड माई सीक्वल। अपाची एक सर्वर है जिसके थ्रू कि हम माई सीक्वल को रन कराएंगे। जैसे अभी पाइथन को तो हम डायरेक्ट रन करा रहे हैं, उसका अपना एक इंटरप्रेटर है जिसके थ्रू हम रन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पाइथन के अंदर आगे बढ़ें और आगे चल के जैंगो वगैरह सीखें तो जैंगो फ्रेमवर्क को रन करने के लिए हमें सर्वर चाहिए होता है। तो हम उसको रन करने के लिए इनबिल्ट हमको सर्वर मिलता है जिसके थ्रू हम जैंगो को रन करते हैं, जो पाइथन का फ्रेमवर्क है। वैसे ही जैम्प सर्वर जो है ये पॉपुलर है PHP लैंग्वेज के लिए, कि हमको PHP जब कोड रन करना होता है तो हम जैम्प को इंस्टॉल करते हैं और अपाचे को रन करते हैं और हमारा PHP का कोड रन हो जाता है। उसी तरीके से माई सीक्वल के लिए हमें माई सीक्वल को स्टार्ट करना होता है। तो इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले तो अपाचे और उसके बाद में माई सीक्वल दोनों को ही यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। और अगर ये सक्सेसफुली स्टार्ट होगा तो इस पर ग्रीन आइकन बन जाएगा। जैसे अभी अपाची जो है वो प्रोसेसिंग में है, वो कम्प्लीटली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए उस पर येलो कलर दिख रहा है। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा कम्प्लीटली, दोनों पर ही ग्रीन कलर आ जाएगा, आ गया। और इनका अपना एक पोर्ट नंबर होता है। तो ये अगर हो गया है, हम यहाँ से अगर एडमिन पे क्लिक करें, चाहे इसके या चाहे इसके, अपाचे के एडमिन पे क्लिक करने पे हम PHP का जैम सर्वर का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, लेकिन माई सीक्वल पे क्लिक करते ही हमको PHP माई एडमिन मिलेगा। तो जैसे इसको हमने रन कर दिया है, तो रन करने के बाद में लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, इसको रन करते ही हमको मिल जाएगा हमारा माई सीक्वल का इंटरफेस। याद रहे, इसके लिए हमें अपाचे और माई सीक्वल दोनों को ही रन करना जरूरी है। जब ये दोनों रन रहेगा तभी हमारा कोड रन करेगा। तो ये सबसे पहले चीज़ हम क्या समझ लेते हैं कि ये जो जैम्प सर्वर है ये एक्चुअल में
इसके थ्रू जो हमने PHP माई एडमिन ओपन किया है ये पूरा है क्या, क्योंकि इसी के ठीक बाद में हम MySQL कनेक्ट नाम का जो एक पैकेज है पाइथन में इंस्टॉल करना है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास MySQL होना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। XAMPP को ओपन करने के बाद में जैसे ही अपाचे और MySQL को रन करोगे यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पर ब्राउज़र में सिंपली localhost/phpMyAdmin लिखना है, ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में अभी जो हमें समझना है वो है कि इस पूरी लिस्ट में मैंने बहुत सारे पहले से ही डेटाबेस क्रिएट कर रखे हैं। नया डेटाबेस अगर क्रिएट करना हो डायरेक्ट तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कोई भी डेटाबेस अभी क्रिएट नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम जो है कोडिंग के थ्रू SQL की क्वेरी के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है ये अलग अलग डेटाबेस हैं, और जब हम एक ही प्रीफिक्स के नाम से डेटाबेस बनाते हैं तो वो एक बंच के अंदर आ जाता है। जैसे यहाँ पर हे सुशील दिख रहा है, ये इसका आइकन कुछ अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये सारे आइकन इंडिविजुअल एक एक डेटाबेस है, लेकिन ये जो है ये कई सारे डेटाबेस का कलेक्शन है। इसको मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पर मैंने दो डेटाबेस बना रखे हैं, एक तो हे सुशील अंडरस्कोर डेटा शेयरिंग और दूसरा है हे सुशील अंडरस्कोर गैलरी। दैट मीन्स कि जब मैं कभी भी प्रीफिक्स लगाऊंगा हे सुशील और उसके बाद में अंडरस्कोर लिखकर कोई भी डेटाबेस बनाऊंगा तो वो इस बंडल के अंदर आ जाएगा। ये तो हो गया पहली चीज की, लेफ्ट साइड में जो हमें ये पैनल मिलेगा ये क्या है एक्चुअल में। इसके बाद में जो ये पूरा का पूरा इंटरफेस हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया यहाँ से, ये ऐसे ही मिलेगा, इसको यहाँ से मिनिमाइज किया जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर अलग अलग मेन्यूज दिख रहे होंगे ऊपर, ये है सारे डेटाबेसेस यहाँ से मिल जाएंगे क्लिक करने पे। SQL मतलब कि हम यहाँ से डायरेक्ट SQL की क्वेरीज लिखकर भी कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब कि नया डेटाबेस क्रिएट करना हुआ, टेबल क्रिएट करना हुआ, टेबल के अंदर से डिटेल फैच करनी हुई। तो जैसे जब हम कोडिंग करते हैं, और कोडिंग में क्या होता है कि ठीक है हम पाइथन के थ्रू कोडिंग कर रहे हैं और पाइथन में हम कुछ डेटाबेस का डिटेल फैच करना चाहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है थोड़ा इजी वे में जाने के लिए हम डायरेक्ट अपने जो भी हमारा डेटाबेस का इंटरफेस है उसको ओपन करके वहाँ पे सीधे हम क्वेरियाँ रन करके फैच करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए वो। फिर अगर वो क्वेरी एकदम सटीक बैठ जाती है तो उसी को हम कॉपी करके लाकर अपने कोडिंग के अंदर पेस्ट कर लेते हैं और थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद में वो काम हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब हम पाइथन के अंदर डेटाबेस की कोडिंग करते हैं तो वहाँ से हमको पेज को सेव किया, रन किया, फिर आके हमने अपने फाइल को रन किया, फिर हमें पता चलेगा कि अपडेट क्या हुआ। और अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट SQL की क्वेरी लिख रहे हैं जैसे इसके अंदर से, तो यहाँ पर मैं कोई भी क्वेरी लिखूंगा वो डायरेक्ट यहीं पर रन हो जाएगी। जैसे मैं अगर कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना चाहूँ, एक छोटी सी क्वेरी हम लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई भी एक टेबल का नाम ले लेता हूँ मैं, पाइथन डेमो नाम की एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा नहीं अभी नहीं होगा ये। इसके लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सर्वर 127.00.1 है, मतलब कि इसके आगे स्लैश करके कोई डेटाबेस हमने सिलेक्ट नहीं कर रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि हम एक डेटाबेस लेते हैं, पाइथन DB नाम का ले लेते हैं, सपोज दैट। पाइथन DB के अंदर यूज़र और एजुकेशन दो अलग अलग हमको टेबल मिल रहे हैं। तो मान लो हमने यूज़र टेबल को ओपन किया यहाँ से उसकी फील्ड देखने के लिए केवल, तो ये है कॉलन्स, कॉलन मिल गया। यहाँ पर एक कॉलन का नाम है नेम। तो हम अब ध्यान देना, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया है पाइथन DB पे, यहाँ पर मेरा जो URL है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद में क्या दिख रहा है कि डेटाबेस पाइथन DB मैंने सिलेक्ट कर रखा है। तो ठीक है, अगर सिलेक्ट कर रखा है फिर हम इस क्वेरी के अंदर जा सकते हैं। इज्यूम करो कि मुझे सारे के सारे जितने भी डेटाबेस के इस पाइथन DB डेटाबेस के यूज़र टेबल के अंदर जितने भी नाम पड़े हुए हैं मैं सब फैच करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेरी लिख सकता हूँ कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र, यूज़र हमारे टेबल का नाम था, कॉमा लगाया और इसके बाद में या तो मैं यहाँ से गो कर दूं या शॉर्टकट के लिए मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तब भी वो काम कर देगा। देख रहा है, जितने भी यूजर थे सभी का नाम यहां पर मिल गया। दैट मीन्स कि अभी हम इसमें ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हम यहां से डायरेक्ट SQL की क्वेरियां लिख सकते हैं। जो
अगर हमको केवल एसक्यूएल में काम करना है, कुछ दिन सीखना है इसको, तो इससे अच्छा इंटरफेस और कोई नहीं है। डायरेक्ट एसक्यूएल की क्वेरियों को सीखो, एक डेटाबेस क्रिएट करो, उसके अंदर 2 4 10 टेबल क्रिएट करो और उसके अंदर अलग अलग तरीके के डिटेल्स डेटा को इधर उधर करके सीख सकते हैं। तीसरा सर्च है, इसका काम है सर्च का। अभी हमें इस पे नहीं जाना है क्योंकि अभी हमने ना कोई क्वेरी बनाई है और ना उसे हमें सर्च करना है। यहाँ पर क्वेरी पड़ी हुई हैं, हमको अगर क्वेरीज चाहिए हैं तो उसके लिए हम जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमें करना है उसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमें क्वेरी लिखना नहीं आता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ठीक है, मुझे कोई कॉलम चाहिए, मेरे पास डेटाबेस पहले से ही सिलेक्टेड है, याद रखना पाइथन डीबी डेटाबेस हमने सिलेक्ट करके रखा है। इसके बाद में मैं यहाँ पर आया, इसने कहा कि ठीक है आपको किस में से चाहिए है, तो याद है हमारे पास 2 ही टेबल थी, एक एजुकेशन और एक यूज़र। तो ये कह रहा है कि ठीक है आप यूज़र में से लेना चाहते हो तो यूज़र सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में ये कह रहा है कि ठीक है और क्या चाहते हो, तो वो भी हमने सिलेक्ट कर लिया। मतलब कि ये एक डिटेल के लिए हो गया, ये दूसरी क्वेरी के लिए और ये तीसरी क्वेरी के लिए। तो हमको अगर एसक्यूएल की क्वेरी लिखना नहीं आता है तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स कि ऑप्शंस को सिलेक्ट करके भी क्वेरी के थ्रू डिटेल फेच कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, मतलब कि हमने कोई डेटाबेस बना रखा है उसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या हमने कोई डेटाबेस बना रखा है उसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम किसी डेटाबेस को लेकर आ रहे हैं। इंपोर्ट के अंदर गए, ऑप्शन मिल रहा है कि हमारे पास कोई बैकअप डेटाबेस पड़ा है, हम उसको यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो हम फाइल चूज करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। या हमारे पास कोई डेटाबेस पड़ा है उसका बैकअप बनाना चाहते हैं तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें और हैं और ये चीज़ें हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे कि ये क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, तो इस पे जाने से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। वापस से हम आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर पे भी नहीं, एक्चुअल में हमें आना है सर्वर पे, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल काम है वो यहाँ से बस इतना समझना है कि अभी कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है। तो ये भी काम हो गया है, ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लैंग्वेज वगैरह हम सेट कर सकते हैं जो ये दे रहा है, उसी तरीके से थीम सेट कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट साइज, नॉर्मल काम है, ये नॉर्मल सेटिंग है। मेनू बार की भी कुछ चीज़ें हम समझ गए हैं। ये राइट वाला जो पैनल है ये है इंपॉर्टेंट पैनल, यहीं से हमको लेनी है डिटेल। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है और उसकी कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस के साथ में, दैट मीन्स कि डेटाबेस का अपना कोई यूज़र नाम होगा। मीन्स कि हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस के लिए हम किसी एक यूज़र को सेट करके रखे, उसमें कोई पासवर्ड लगा रखे हैं और डेटाबेस का एक नाम है, और हम अभी जिस सर्वर पे हैं उसका नाम है लोकल होस्ट, तो इस सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यूज़र है, यूज़र का नाम क्या है, रूट, और रूट के बाद में जो @ लगा के लोकल होस्ट लिखा है यही है हमारे सर्वर का नाम। पासवर्ड हमने कुछ दे नहीं रखा है इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसको इंस्टॉल करोगे और ओपन करोगे जैम्प के थ्रू phpMyAdmin को, तो इसके क्या कहते हैं सेटअप पे डायरेक्ट आपको ये phpMyAdmin मिल जाएगा और डायरेक्ट क्या कहते हैं कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। दैट मीन्स कि किसी भी पासवर्ड वगैरह को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम किसी भी डेटाबेस के ऊपर यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते हैं और क्या कहते हैं यूज़र का नाम भी सेट कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ से हमें यही चाहिए था कि यहाँ पर यूज़र का नाम है रूट, हमारे होस्ट का नाम है लोकल होस्ट, हमने डेटाबेस अभी कुछ बनाया नहीं है और पासवर्ड कोई है नहीं। ठीक है, इतना काम हो गया। ये हमारा अपाचे का सर्वर था जहाँ से हमको जैम सर्वर इंस्टॉल करना है। साइट अभी शायद डाउन चल रही है इसलिए खुल नहीं रही है। इसका लिंक जो है introduction.md जो नाम की फाइल है इसके अंदर मैं दे रहा हूँ। तो गिटहब से जाके introduction.md में जाओगे तो यही नीचे हम इसके बारे में लिख देते हैं कि इंस्टॉलिंग जैम्प सर्वर। तो इसके लिए हम लिंक क्या दे देते हैं, 1.जैम्प सर्वर। इसके सिंटैक्स को कतई ध्यान मत देना क्योंकि ये सिंटैक्स जो है ये गिटहब के फॉर्मेट को लिखने के लिए है। तो वहाँ पर जब जाओगे तो आपको केवल जैम्प सर्वर लिखा हुआ मिलेगा, ये लिंक नहीं दिखेगा। इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे जैम्प सर्वर की फाइल पे पहुँच जाओगे और वहाँ से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये तो काम हो गया हमारा कि
मेरे पास पहले से ही जैम सर्वर पड़ा हुआ था, तो मैंने अपाचे और माई सीक्वल के थ्रू इन दोनों को स्टार्ट किया और मैं सीधे पहुंच गया मेरे क्या कहते हैं PHP माई एडमिन पे। यहाँ पर हमने देखा कि इसका इंटरफेस क्या है, कैसे क्या हम कर रहे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ बची थी वो क्या था कि हमको माई सीक्वल कनेक्ट नाम का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए हमारा टर्मिनल। टर्मिनल को हमने ओपन किया। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें रन करना है क्या, पिप इंस्टॉल और उसके साथ में MySQL _ connect। अब ये पैकेज जो है मेरे पास पहले से इंस्टॉल पड़ा हुआ है। अगर इसका कोई नया वर्जन आया हुआ होगा तो ये मुझे अपडेट का इन्फॉर्मेशन देगा, अदरवाइज ये कह देगा कि जो रिक्वेस्ट मैंने किया है वो पहले से ही सफिशिएंट क्या कहते हैं, पहले से ही सेटिस्फाइड है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको रन करने के लिए। ओके, कुड नॉट फाइंड द वर्जन दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट MySQL connect। ओके, MySQL connect। ओके 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 ओके, पिप MySQL कनेक्टर है और एक्चुअल में यहाँ पर मैंने गलती की है। MySQL connect जो है डैश करके है। अच्छा, ये पैकेज कुड नॉट फाइंड द वर्जन, नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड, ठीक है। तो शायद कनेक्टर पैकेज है MySQL कनेक्टर, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, ज़्यादा बार इसको यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, परफेक्ट। MySQL कनेक्टर है एक्चुअल में, इसको यूज किए, एक्चुअल डाउनलोड किए काफ़ी समय हो गया। क्या पैकेज चलाना है, पिप इंस्टॉल MySQL _ connector। इसको करने से जैसे मेरे पास पहले से इंस्टॉल था इसलिए क्या मिल गया मुझे मैसेज, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन जब आपका केस है तो आपका बाकायदे ये MySQL कनेक्टर इंस्टॉल होगा। तो ये दो काम तो हमारे हो गए। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसको एक्चुअल में हम ये नहीं लिखते, स्टेप्स टू सेटअप XAMPP एंड MySQL कनेक्शन विथ पाइथन। पहली चीज़ तो ये है कि हमको XAMPP सर्वर चाहिए है और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमको पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर को इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि रन दिस कमांड ऑन टर्मिनल। इससे पता चल जाएगा कि क्या रन करना है, ठीक है। और कभी कभी ये डैश वाला भी कन्फ्यूज़न होता है कि लोग डैश को लगा देते हैं, तो इसके लिए इक्वल टू दे देता हूँ, ठीक है। यही कमांड हमको रन करना है, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। इतना काम हमारा हो चुका। दैट मीन्स कि XAMPP सर्वर हमारे पास है, MySQL कनेक्टर पैकेज हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अब फाइनली हम कनेक्शन करा सकते हैं। तो कनेक्शन कराने के लिए हमें क्या करना है, हम वापस आ जाते हैं हमारी इस फाइल में। कनेक्शन कराने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी फाइल को। सो यहाँ पे हम कुछ मल्टीलाइन कमेंट स्टार्ट करते हैं पाइथन के साथ MySQL डेटाबेस कनेक्शन। सबसे पहली चीज़, जो पैकेज हमने अभी इंस्टॉल किया उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करें। तो ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पैकेज का नाम है MySQL डैश नहीं आएगा यहाँ पर, अब MySQL डॉट, क्योंकि यहाँ पे डैश नहीं चलता है। यहाँ पे सिंपली क्या चलेगा कि MySQL मॉड्यूल के अंदर से हमको चाहिए है कनेक्टर। ठीक है, मिल गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, इतना हमको पता है क्योंकि हमने मॉड्यूल का यूज करना देखा है। तो इसको हम दे देते हैं MySQL नाम दे देते हैं। नहीं, MySQL नहीं देते हैं क्योंकि वो हमारे मेन लाइब्रेरी का नाम है। तो MyDB दे देते हैं नाम इसको, या ये भी गलत है, कॉन देते हैं। कनेक्शन नाम देते हैं, कॉन कनेक्शन के लिए यूज होता है, तो शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं कॉन। हमने लाइब्रेरी गेट कर ली है। लाइब्रेरी गेट कर लिए, इसके बाद में दूसरा हमारा काम क्या है कि
हमने अभी जस्ट बात की थी कि किसी भी डेटाबेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करने के लिए हमेशा हमको 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है, पाइथन MySQL डेटाबेस को पाइथन के साथ कनेक्ट करने के लिए 3 पैरामीटर्स चाहिए हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज सर्वर नेम, या इसको हम कहते हैं होस्ट, और ब्रैकेट में लिखते हैं सर्वर। सॉरी छींक आके दिमाग उड़ जाता है। ठीक है, होस्ट, या हम इसको कह लें सर्वर नेम। तो होस्ट हमारा क्या है? लोकल होस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज हमको चाहिए है यूजर, और यूजर हमारे केस में क्या है? रूट है। तीसरा हमको चाहिए होता है पासवर्ड। पासवर्ड हमारे केस में नल है, तो इसीलिए हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स कि हम वापस आते हैं यहां पर। अब यहां पर हम लिखते हैं MyDB नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हमको क्या चाहिए है? पूरा कनेक्शन चाहिए है। इसी कनेक्शन को बार बार हम यूज करेंगे किसी भी MySQL की क्वेरी को लिखने के लिए, तो इसीलिए हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम है MyDB, और हमने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसको हमने एज अ कॉन नेम दिया है। तो इस कॉन के थ्रू हमको एक मिलता है मॉड्यूल जिसका नाम है कनेक्ट। तो ये कनेक्टर क्या करेगा हमारे लिए कि ये डेटाबेस में एक कनेक्ट नाम का मेथड मिलता है, उससे हमको कनेक्ट कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए है? कनेक्टर। ओह सॉरी, MySQL कनेक्टर तो हम पहले ही ले चुके हैं। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए है? कनेक्ट नाम का मेथड चाहिए है। तो हम कनेक्ट नाम के मेथड को कॉल करते हैं, और इसी के अंदर हमको वो टोटल 4 पैरामीटर पास करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? होस्ट। तो होस्ट इक्वल टू हमने दे दिया लोकल होस्ट, कॉमा। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? मेथड है, दैट मीन्स कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ही जाना है। तो पहला आर्ग्यूमेंट हो गया होस्ट, दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया यूजर। यूजर का नाम है रूट, तो हमने रूट दे दिया। तीसरा आर्ग्यूमेंट है पासवर्ड। पासवर्ड हमने कुछ दे नहीं रखा, इसलिए हम इसको ब्लैंक दे देते हैं। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही है तो सिंपली हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर प्रिंट करेंगे, न्यू लाइन दे देते हैं ताकि हमारा आउटपुट जो है वो हमें समझ में आए। प्रिंट देने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट हमको ये पता चलेगा कि ये रिस्पांस में लेकर क्या आ रहा है, क्योंकि मेथड है, दैट मीन्स कि ये कुछ ना कुछ रिस्पांस में लेकर भी आएगा। तो अगर सक्सेसफुली कनेक्शन होगा तो ये हमको रिस्पांस देगा, और रिस्पांस हमको सक्सेसफुली मिल गया कि MySQL connector डॉट कनेक्शन डॉट MySQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट ऐड। दैट मीन्स कि ये सक्सेसफुली हमारा PHP MyAdmin के साथ पाइथन का कनेक्शन हो चुका है। केवल इतना करने भर से हमारा कनेक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट काम जो हमारा है वो है कि अब हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करें। ठीक है, और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना, और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो।
ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।